नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारत का इतिहास। दोस्तों प्राचीन भारत यानी कि सिंधु या हड़प्पा सभ्यता को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सिंधु या दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। देखिए दोस्तों अगर हम बात करेंगे सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को ही दोस्तों हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल माना जाता है, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो काल माना जाता है दोस्तों वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले दोस्तों? ये सुरकोटदा से मिले। कहाँ से मिले हैं? जो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष मिले दोस्तों कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं। ठीक है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है दोस्तों? याद रखिए दोस्तों ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। यानी कालीबंगा दोस्तों कहाँ स्थित है? एग्जाम में सवाल पूछता है दोस्तों, सवाल डायरेक्ट पूछेगा कि कालीबंगन किस राज्य में स्थित है या दोस्तों या किस प्रदेश में है दोस्तों? ये राजस्थान में है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करेंगे अगला सवाल कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खड़ी का उपयोग किया गया था दोस्तों। ठीक है, यानी सेल खड़ी का उपयोग किया गया दोस्तों मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछेगा सवाल कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी दोस्तों, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है दोस्तों? कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है दोस्तों आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? तो व्यापार करना था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था क्या था? व्यापार करना। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे दोस्तों शहरी थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे कैसे थे? शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे दोस्तों? तो ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे कैसे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे दोस्तों? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा वासी जो थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था दोस्तों? दयाराम साहनी किए थे 1921 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। यानी हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। सिंधु सभ्यता का पतन नगर, ठीक है, यानी बंदरगाह कौन सा था दोस्तों? लोथल। लोथल दोस्तों कहाँ स्थित है? गुजरात में। यानी लोथल दोस्तों क्या है? ये मेन रूप से बंदरगाह था लोथल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी दोस्तों? ये लोथल में हुआ था। देखिए पैमाना का खोज किया गया था दोस्तों खास करके सिंधु घाटी सभ्यता में। वहाँ पे क्या है कि लोग जो है माप और तौल से परिचित थे, यानी माप और तौल करते थे। और ये मेन रूप से कहाँ खोजा गया है दोस्तों? लोथल में खोजा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछेगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के लरकना जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। सबसे बड़ा स्नानघर कहाँ से बना है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता। अभी हम बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता को दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल माना गया है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा दोस्तों? तो सिंडन के नाम से पुकारा। ये आपको ध्यान रखना है कि कपास का उत्पादन दोस्तों सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के जो लोग थे वो उसको कपास को सिंडन के नाम से पुकारते थे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी दोस्तों अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था दोस्तों हड़प्पा। याद रखिएगा, जो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे समझिएगा, देखिए भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। ठीक है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है दोस्तों धौलावीरा। धौलावीरा में पता चलता है। धौलावीरा दोस्तों गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो एक उन्नत जल प्रबंधन जो प्रणाली है मेन रूप से जल प्रबंधन प्रणाली, ये कहाँ से पता चलता है? धौलावीरा से। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथल भी दोस्तों गुजरात में स्थित है। ठीक है, कालीबंगन दोस्तों राजस्थान में स्थित है।
हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1921 में हुआ था। अभी हम बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था दोस्तों? तो लाल रंग का उपयोग किया गया था। किस रंग का? लाल रंग। आगे देखेंगे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है दोस्तों? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, राखलदास बनर्जी दोस्तों क्या किए थे? तो मोहनजोदड़ो का खोज कौन किए थे? राखलदास बनर्जी 1922 में किए थे। और दयाराम साहनी दोस्तों हड़प्पा का खोज किए थे 1921 में। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पे समझिएगा। देखिए, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ठीक है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी दोस्तों, तो सौराष्ट्र में। कहाँ दोस्तों? सौराष्ट्र। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल जो थे ये हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे दोस्तों? तो बैल का आकृति मिला है, खास करके बैल का मोहर मिला दोस्तों, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी दोस्तों? उचित समानता समतावादी था। ठीक है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों? ये कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा कहाँ स्थित है दोस्तों? ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जोते हुए खेत का जो हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है आपके सामने कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का आंकलन किस स्थान से मिला है दोस्तों? तो कालीबंगा से मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये दोस्तों सिंध में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़कना जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया दोस्तों। अभी हम बताए थे कि सबसे बड़ा जो स्नानागार मिला है वो कहाँ से मिला है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है दोस्तों? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। याद रखिएगा कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा का अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं दोस्तों? गाय के। याद रखिएगा दोस्तों कि किस पशु के? तो गाय के जो है अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है दोस्तों? तो गुजरात में हुआ है। कहाँ हुआ है? गुजरात में बहुत ज़्यादा हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किया गया दोस्तों। जैसे बात करेंगे दोस्तों, धौलावीरा दोस्तों कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, लोथल कहाँ है दोस्तों? वो भी गुजरात में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे समझिएगा। देखिए, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से? तो मोहनजोदड़ो से एक नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है दोस्तों। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी जो थे वो लोहा से परिचित नहीं थे। किससे? लोहा से परिचित नहीं थे हड़प्पाकालीन हड़प्पाकालीन। ठीक है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है दोस्तों? तो ये लोथल से मिला है। ठीक है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से? तो लोथल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर दोस्तों। ठीक है, मानव समाज क्या है दोस्तों? विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है दोस्तों आर्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक है, ये दोस्तों यूपीएससी प्री में पूछा गया सवाल है। ये वाला यूपीएससी प्री 1996 में पूछा गया सवाल है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है आर्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों मृद भांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृद भांड है दोस्तों। सिंधु घाटी आकृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। ठीक है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि क्या था दोस्तों? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं भी थी।
हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? पुरातात्विक खुदाई है। यूपीएससी प्री दोस्तों, यूपीएससी प्री दोनों यानी 1996 1994 में पूछा गया सवाल है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? पुरातात्विक खुदाई है दोस्तों। ठीक है, अगला है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहाँ पाए गए हैं बर्तन, जेबर, हथियार तथा औजार दोस्तों। ये सब पाए गए हैं कहाँ पे? तो सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत है मेन रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या क्या है? बर्तन, जेबर, हथियार तथा औजार। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा। देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, तो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था दोस्तों? लाल रंग का उपयोग हुआ करता था। ठीक है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से माना जाता है। मूर्ति पूजा का जो मेन रूप से आरंभ है वो पूर्व आर्य से माना जाता है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से पाया गया था। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है दोस्तों 2010 में। विशाल स्नानागार जो दोस्तों हम बताया था कि कहाँ से मेन रूप से मिला था दोस्तों? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, समझिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हड़प्पा स्थल लोथल स्थित है दोस्तों, गुजरात में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? गुजरात में है, बताए थे। कौन सा हड़प्पा नगरीय 3 भागों में विभक्त था दोस्तों धौलावीरा। ये मेन रूप से 3 भागों में विभक्त था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं वैदिक सभ्यता। क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों? वैदिक सभ्यता। देखिए, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? यानी कि 1510 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक दोस्तों ऋग वैदिक संस्कृति काल माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर वैदिक संस्कृति का जो काल माना जाता है दोस्तों वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का जो काल माना जाता है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 600 ईसा पूर्व तक, और ऋग वैदिक संस्कृति का जो काल माना जाता है दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य जो शब्द है दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तंबाकू का जो ज्ञान था दोस्तों ये वैदिक काल के लोगों को खास करके नहीं था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों सुलभ सूत्र। ठीक है, यानी वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो सुलभ सूत्र है। किस वेद में प्राचीनतम वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। ठीक है, किस वेद में? ऋग्वेद में प्राचीनतम वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। वेदों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेद 4 होते हैं। ठीक है, भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं दोस्तों? ये मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा। देखिए, ऋग वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों क्या था? पशुपालन था। ठीक है, ऋग वैदिक जो काल जो माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और उसका जो मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है दोस्तों सामवेद को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। आइए हम लोग कुछ यहाँ पे देखते हैं प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक दोस्तों। देखिए, यहाँ पे दर्शन है दोस्तों और उनके प्रवर्तक है, जैसे कि सांख्य के कपिल। ठीक है, सांख्य दर्शन के दोस्तों उसके प्रवर्तक कौन है? कपिल। न्याय के दोस्तों गौतम है। चवार्क का दोस्तों चवार्की है। योग का पतंजलि। पूर्व मीमांस दोस्तों जैमिनी। उत्तर मीमांसा दोस्तों बाद रायन दोस्तों। आइए यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों वैशेषिक कनाद दोस्तों। ठीक है, देखिए प्रथम विधि निर्माता कौन है दोस्तों? तो मनु क्या है दोस्तों? ये प्रथम विधि निर्माता है। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, देखिए दोस्तों, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्री भगवद गीता है दोस्तों। याद रखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता जो दोस्तों क्या है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है दोस्तों? देखिए, भगवद गीता दोस्तों क्या है? ये हिंदू का
पवित्र ग्रंथ माना जाता है दोस्तों, यानी कि सनातन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, तो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो यह है दोस्तों गोधन। गोधन क्या है? ये ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है दोस्तों? 10वें मंडल में। सबसे पहले बात करेंगे कि ऋग्वेद में दोस्तों टोटल 10 मंडल होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में तो टोटल 1028 शूद्र भी होते हैं। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया दोस्तों, जिसके रचनाकार विश्वामित्र थे। ऋग्वेद की अगर बात करेंगे 10वें मंडल में दोस्तों, याद रखिएगा, शूद्र का 4 वर्ण का उल्लेख किया गया दोस्तों, उसमें भी शूद्र भी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण का उल्लेख किया गया दोस्तों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में दोस्तों सोम का उल्लेख किया गया है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? तो होर्त कहते थे। ठीक है, वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहते थे। ऋग्वेद का संबंध किससे है दोस्तों? ईश्वर महिमा से है। ठीक है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है दोस्तों? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं, सूत्र है दोस्तों? 1028 है। ऋग्वेद में कुल ऋचा कितने हैं दोस्तों? तो 1580 दोस्तों। ठीक है, सॉरी 10,580 दोस्तों, ये क्या है? कुल ऋचाएं हैं ऋग्वेद में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग यहाँ पे समझेंगे। देखिए, ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएं हैं 250 बार, यानी कि ऋग्वेद में इंद्र का जो उल्लेख किया गया दोस्तों 250 बार किया गया है। और ऋग्वेद में अग्नि का जो उल्लेख किया गया दोस्तों खास करके वो 200 बार किया गया। ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख दोस्तों 250 बार और अग्नि का उल्लेख दोस्तों 200 बार किया गया है। सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद। और सबसे नया वेद दोस्तों अर्थववेद। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद। ठीक है, इसमें सबसे प्राचीन वेद दोस्तों ऋग्वेद है और सबसे नया वेद दोस्तों अर्थववेद है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, समझिएगा। देखिए, त्रयी नाम है दोस्तों, कौन? तीनों वेदों का। ठीक है, त्रयी नाम है दोस्तों, तीनों वेदों का नाम है। खास करके अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि त्रयी नाम है किनका किनका? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या फिर त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में। हम बताए थे कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल होते हैं और ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है, 4 वर्ण का उल्लेख किया गया दोस्तों, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय। ठीक है, और मेन रूप से वर्ण का जो उल्लेख किया गया दोस्तों किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? वो है दोस्तों वेद। ठीक है, वेद जो है ये भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माना जाता है। अर्थव का अर्थ क्या है? वो है दोस्तों पवित्र जादू। ठीक है, याद रखिएगा, अर्थव का अर्थ क्या है दोस्तों? पवित्र जादू। यानी कि अर्थव वेद में अगर हम लोग बात करते हैं कि अर्थव वेद में दोस्तों मेन रूप से जादू टोना का जो उल्लेख किया गया दोस्तों वो अर्थव वेद में किया गया। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि पूर्व में मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? वो है दोस्तों जैमिनी। ठीक है, कौन है? जैमिनी जो है ये पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है दोस्तों? वो है दोस्तों मत्स्य पुराण। कौन है? मत्स्य पुराण दोस्तों, ये सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अगला देखिएगा कि ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, याद रखिएगा कि ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण जो है ये ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है दोस्तों ऋग्वेद में। ठीक है, याद रखिएगा कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त जो है मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। गोपद ब्राह्मण संबंधित है दोस्तों अर्थववेद से संबंधित है। याद रखिएगा कि गोपद ब्राह्मण संबंधित है अर्थववेद से। उपनिषद का मुख्य विषय है दोस्तों दर्शन। ठीक है, उपनिषद दोस्तों कितने होते हैं? 108 होते हैं उपनिषद और उसका जो मुख्य विषय है दर्शन है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो याद रखिएगा पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है। ठीक है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था दोस्तों? तो ये प्रकृति से था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा। देखिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो इंद्र के लिए। ठीक है, किस देवता के लिए? तो इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है दोस्तों? तो जयमिति से है। ठीक है, सुलभ सूत्र दोस्तों ये जयमिति से संबंधित पुस्तक है। अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, अस्तो माँ सदगमय जो है ये मेन रूप से ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में बसे थे।
आर्य सबसे प्रथम कहाँ बसे थे दोस्तों? तो पंजाब में बसे थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल मुख्यतः सोम को समर्पित है दोस्तों? तो 9वां मंडल, हमको बताए थे ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का उल्लेख किया गया है दोस्तों। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था दोस्तों? तो परुसनी नदी पर लड़ा गया था। ठीक है, 10 राज जो युद्ध है वो मेन रूप से 10 राजाओं का युद्ध था दोस्तों, जो मेन रूप से परुसनी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है दोस्तों। क्या है? धर्म शास्त्रों में जो भू राजस्व की दर है वो क्या है दोस्तों? 1/6। ठीक है, यहाँ पे है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है दोस्तों? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक जो काल है ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है दोस्तों? तो सिंधु नदी है। ठीक है, यानी कि वैदिक साहित्य में जो वर्णन किया गया है खास करके नदी का, वो सिंधु नदी के बारे में बताया गया दोस्तों खास करके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे समझिएगा। देखिए, उपनिषद काल के राजा, ठीक है, अश्वपति कहाँ के शासक थे दोस्तों? ये केकय के शासक थे, केकय। ठीक है, उपनिषद काल के राजा थे अश्वपति, ये कहाँ के शासक थे? तो केकय के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है दोस्तों? तो कठोपनिषद में प्राप्त होता है। ठीक है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है ये किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद से प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। ठीक है, याद रखिएगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है दोस्तों सांख्य दर्शन। ठीक है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले दोस्तों? तो अंत अतरंजी खेड़ा, याद देखिएगा कि किस स्थल की खुदाई से? तो अतरंजी खेड़ा से खुदाई किया गया था, जहां पे लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई दोस्तों? धर्मशास्त्र के काल में। ठीक है, किस काल में? तो धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा जो है यह स्पष्ट रूप से उदित हुई है। गायत्री मंत्र यानी कि देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है दोस्तों? तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, यानी गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। बताए थे कि गायत्री ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दोस्तों, ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, और गायत्री मंत्र के जो रचनाकार है वो विश्वामित्र है। ठीक है, दर्शन शास्त्र को प्रचारित किया था गौतम ने प्रचारित किया था। ठीक है, दर्शन शास्त्र, दर्शन जो है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था दोस्तों गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे दोस्तों स्वर्ण आभूषण। निष्क जो है ये जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण से जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक है दोस्तों पतंजलि। ठीक है, याद रखिएगा, योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दोस्तों दर्शन पर आधारित है। ठीक है, किस पर? दर्शन। यहाँ पे समझिएगा कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था दोस्तों प्रकृति पूजा और यज्ञ था। ठीक है, पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था वो प्रकृति पूजा और यज्ञ था। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है दोस्तों? जो चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, चरक संहिता जो है ये मेन रूप से चिकित्सा से संबंधित विषय है दोस्तों। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। ठीक है, यानी विधि विधानों का जो पता चलता है दोस्तों यज्ञ से संबंधित वो यजुर्वेद से पता चलता है। ठीक है, वैदिक युगीन सभ्यता क्या थी दोस्तों? ये मंत्री परिषद था। ठीक है, वैदिक युगीन जो सभा है, वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद है। अगर हम लोग बात करते हैं कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी दोस्तों गणतंत्र। ठीक है, क्या था? गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, और नया वेद कौन सा दोस्तों? सबसे अर्थववेद। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आपके कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में हुई। कब हुई? वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई थी दोस्तों? लुहारगिरी। ठीक है, वह दस्तकारी कौन सी है दोस्तों? लुहार जो दोस्तों ये जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई थी। प्राचीनतम व्याकरण यानी कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है दोस्तों? पाणिनि। कौन है दोस्तों? पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी के रचनाकार है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है दोस्तों? मनुस्मृति। याद रखिएगा, मनुस्मृति दोस्तों सबसे प्राचीनतम स्मृति माना जाता है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई जाती है? तो दोस्तों रामायण। याद रखिएगा
कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है दोस्तों? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है दोस्तों मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन जो पुराण माना जाता है वो मत्स्य पुराण को माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है दोस्तों? सरस्वती नदी को माना गया है। ठीक है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है दोस्तों सरस्वती नदी को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी दोस्तों काल या कुटुंब। कुटुंब, ठीक है, याद रखिएगा। आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी दोस्तों? विदत। ठीक है। ऋग्वैदिक युग की जो प्राचीनतम संस्था थी कौन सी थी? विदत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई दोस्तों? तो उत्तर वैदिक काल में आया। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है दोस्तों? 1000 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है दोस्तों समाज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने किए थे। आपको बताया था कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र जो दोस्तों ये गायत्री मंत्र के रचनाकार है। आगे हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? तो ये ईरान से संबंधित है। ठीक है। ईरान एक देश है जिसकी राजधानी तेहरान होती है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है दोस्तों? सामवेद का जो संकलन है ये मेन रूप से ऋग्वेद पर आधारित है। और सामवेद में दोस्तों याद रखिएगा संगीत का जो उल्लेख है, ठीक है, वो सामवेद में ही किया गया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे समझिएगा कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण यानी कि मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन किया गया दोस्तों? अर्थववेद में। बताए थे ये अर्थववेद में दोस्तों जादू टोना का उल्लेख किया गया है। आर्य शब्द इंगित करता है दोस्तों निर्जाति समूह को। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त जिसमें पाया जाता है दोस्तों ऋग्वेद में पाया गया है। ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में अघन यानी कि वध योग नहीं है। शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया दोस्तों? यानी कि गाय के लिए। यानी कि ऋग्वेद में मारे अघन शब्द का जो किया गया दोस्तों मारे ना जाने योग्य, ठीक है, जिसका दोस्तों गाय का खास करके उल्लेख किया गया दोस्तों शब्द का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। देखिए ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा और क्रमु। ठीक है, याद रखिएगा। किन नदियों का उल्लेख है? तो कुंभा दोस्तों एक क्रमु एक नदी है जिसका अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने लिए थे। अर्थव का अर्थ है दोस्तों पवित्र जादू। ठीक है, याद रखिएगा अर्थव का अर्थ क्या है? पवित्र जादू है। कौन सा वेद अंशतः गद रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। ठीक है, यानी गद और पद दोनों जिसका उल्लेख किया गया दोस्तों यह यजुर्वेद में किया गया खास करके, आपको ध्यान रखना है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति। ठीक है, यानी उत्तर वैदिक काल में किस देवता को? तो प्रजापति देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता था दोस्तों। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो 16 है, याद रखिएगा। संस्कारों की जो कुल संख्या है वो कितना है? 16। ठीक है। अगला दोस्तों कर्म का सिद्धांत संबंधित है दोस्तों, ये मीमांसा से संबंधित है, याद रखिएगा। मीमांसा से संबंधित दोस्तों कर्म का सिद्धांत। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों आइए समझते हैं। हम लोग देखेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म व जैन धर्म। ठीक है, आइए समझते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए दोस्तों बौद्ध धर्म व जैन धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों कब हुआ था? याद रखिएगा ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जो मृत्यु हुआ था दोस्तों मेन रूप से बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे दोस्तों गौतम बुद्ध थे, और गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था दोस्तों लुम्बिनी। इनका लुम्बिनी में जन्म हुआ था दोस्तों। वर्तमान में कहाँ पड़ता है? ये नेपाल में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि इनका जो मृत्यु हुआ था गौतम बुद्ध का वो कहाँ हुआ था दोस्तों? ये कुशीनगर में हुआ था जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वह अध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है दोस्तों? तो जातक। जातक में उल्लेख किया गया दोस्तों खास करके बौद्ध साहित्य के रूप में जो उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा, यानी जन्मों की कथाओं का विषय में कहा गया है, जातक में किया गया है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है दोस्तों किसका? तो बौद्धों का है। ठीक है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किस का है दोस्तों? तो बौद्धों का। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था दोस्तों? तो कुशीनगर में। बताए थे इनका मृत्यु हुआ था दोस्तों 483 ईसा पूर्व में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। यानी 80 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया था। भारत में सबसे प्राचीन विहार है दोस्तों नालंदा। ठीक है, याद रखिएगा।
बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने किया था, याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों कहाँ हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये राजगिरी में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे महाकश्यप। नागार्जुन कौन थे दोस्तों? तो ये बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक जो थे ये नागार्जुन थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी दोस्तों? तो हमें बताया था कि दोस्तों कि प्रथम बौद्ध संगीति सभा जो आयोजन किया गया था राजगिरी में किया गया था। कब? 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष महाकश्यप। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय का। ठीक है, यानी अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पनोह राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ये दोस्तों नागसेन का है। ठीक है, यानी मिलिंद पनोह जो है दोस्तों ये राजा मिलिंद और नागसेन के बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। महायान बौद्ध धर्म में बोधित्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं दोस्तों? तो पद पानी के नाम से जानता है। ठीक है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। कर्म तथा पुनर्जन्म के जो सिद्धांत है दोस्तों वो सही है, ये बौद्ध धर्म भी मानते हैं और जैन धर्म भी दोस्तों दोनों विश्वास करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखेंगे कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी दोस्तों? ये कुंडलवन कश्मीर में किया गया था, याद रखिएगा। और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चतुर्थ बौद्ध संगीति दोस्तों ये कहाँ गया था? कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित है दोस्तों? तो पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। तृतीय बौद्ध संगीति जो आयोजित किया गया था ये 251 ईसा पूर्व में किया गया था दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 251 ईसा पूर्व में, ठीक है, पाटलिपुत्र में किया गया था दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए यहाँ पे देखते हैं कि बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक है दोस्तों। जैसे हाथी का जो प्रतीक है ये बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। ठीक है, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या है दोस्तों? हाथी। कमल दोस्तों क्या है? ये जन्म का प्रतीक है दोस्तों। कमल क्या है? जन्म का प्रतीक है। सांड दोस्तों यौवन का प्रतीक है। ठीक है, घोड़ा दोस्तों गृह त्याग का प्रतीक है, घोड़ा। पीपल दोस्तों ज्ञान का प्रतीक है दोस्तों। शेर दोस्तों समृद्धि का प्रतीक है और पद चिन्ह जो है ये निर्वाहन का प्रतीक है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और स्तूप क्या है दोस्तों? ये मृत्यु का प्रतीक है, स्तूप। आइए यहाँ पे समझते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था दोस्तों? अलार कलाम थे। ठीक है, यानी गौतम बुद्ध का जो प्रथम गुरु माना जाता है वो अलार कलाम को ही माना जाता है। ठीक है, बुद्ध में वैराग भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवित हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। यानी 4 दृश्यों को देखे थे वो। मेन रूप से बूढ़ा व्यक्ति को, रोगी व्यक्ति को, लाश यानी डेड बॉडी को देखे थे। जब वो कपिल वस्तु के सैर पे निकले थे उन्होंने 4 दृश्यों को देखा था, बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। जिसकी वजह से इनको दोस्तों क्या हुआ? वैराग्य भावना के विचार इनके मन में उत्पन्न हुआ। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों? श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और सबसे ज़्यादा उपदेश दोस्तों कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और सबसे पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, वो भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था दोस्तों विक्रमशिला। विक्रमशिला जो था ये बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सांची में है। ठीक है, सांची दोस्तों कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों? तो ये धर्मपाल ने किया था। ठीक है, किस शासक ने? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था दोस्तों? अशोक के द्वारा। यानी कि अशोक इसकी अध्यक्षता किए थे। तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता कौन किए थे? अशोक किए थे, जो 251 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो दोस्तों पाली भाषा में किया गया था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? वसुमित्र ने किया था। ठीक है, और कश्मीर में जो कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुआ था वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्षता किए थे वसुमित्र ने। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, मठ, मंदिर और स्तूप जो है ये मेन रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ये बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश जो है मेन रूप से ये किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने
अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिए थे, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया सारनाथ में दिए थे और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों? तो महाप्रजापति गौतमी थी, जो उनकी खुद मौसी थी दोस्तों, किनकी गौतम बुद्ध के, जिन्होंने उनको पालन पोषण करके बड़ा किए थे, महाप्रजापति गौतमी। ये बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला भी थी। बोध गया स्थित है दोस्तों, तो बिहार में स्थित है दोस्तों, बिहार के गया जिला में बोध गया स्थित है। जातक किसका धर्म ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है दोस्तों? तो ये बौद्धों का है, ठीक है, याद रखिएगा। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? ये बोध गया में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, बुद्ध के बचपन का नाम दोस्तों क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है, ठीक है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला दोस्तों? महिला और शूद्र पर सबसे ज़्यादा डाला है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है दोस्तों घोड़ा। घोड़ा क्या है? ये बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिलवस्तु में किया गया था, ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की जो स्थापना किया गया था, ये कपिलवस्तु में किया गया था। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है दोस्तों नागार्जुन, ठीक है। यानी सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का जो सिद्धांत है का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में, ठीक है। यानी नेपाल में जो बौद्ध धर्म का जो गमन हुआ था और ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। सांची क्यों विख्यात है दोस्तों? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है, जो मेन रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, सांची। ये आपको ध्यान रखना। अगला है दोस्तों कि किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है दोस्तों? तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आइए हम लोग दोस्तों डिस्कस करते हैं आगे, यहाँ पे समझिएगा। देखिए, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखिएगा। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था दोस्तों कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है, और 540 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनको 468 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया था महावीर का, ठीक है, 70 वर्ष की अवस्था में। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है दोस्तों? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो उनका गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? महाविनिष्क्रमण कहलाता है। यानी कि गौतम बुद्ध जो थे वो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे, वही गृह त्याग की जो घटना है वो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से संबंधित थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो कोलीय वंश से संबंधित थी। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक के अभिलेख से सूचना मिलती है दोस्तों, ठीक है। अशोक के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। ये दोस्तों यूपीएससी मेंस में पूछा गया सवाल है दोस्तों। आइए हम लोग कुछ यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए, मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमनदई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जो जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने का कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए, सवाल है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था दोस्तों? यानी सारनाथ में दिया था, ठीक है। ये सबसे पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, ठीक है दोस्तों। ये पूछा गया भी सवाल है बीपीएससी यूपीएससी एमपीपीसीएस, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे जो पहला सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में दिए थे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा, तो जात्रिक में हुआ था, ठीक है। जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर की माता का नाम क्या था दोस्तों? त्रिशला था। महावीर का मूल नाम क्या था दोस्तों? वर्धमान। यानी महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। जिस तरह से गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था, उसी तरह से महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? ये पावापुरी में हुआ था, 468 ईसा पूर्व में हुआ था। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म दोस्तों, जैन धर्म का जो संस्थापक माना जाता है वो ऋषभ देव को माना जाता है, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभ देव, ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए दोस्तों? तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे दोस्तों? ये 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे दोस्तों,
कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र जो थे, ये जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। जय तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था दोस्तों। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। ठीक है, बीबीआई है, सवाल पूछता है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा, पार्श्वनाथ को दोस्तों क्या कहा जाता है? ठीक है, याद रखिएगा, सांपों का देवता भी कहा जाता है। तो प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था दोस्तों? ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ब्रह्मचर्य याद रखिएगा। ठीक है, देखिए पार्श्वनाथ जो थे, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है, याद रखिएगा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था दोस्तों? जामिल था, जमाली था दोस्तों। जमाली जो था, ये महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था और इनके दामाद थे। जमाली जो थे, ये महावीर स्वामी के दामाद थे। ठीक है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, किस धर्म से की महिमा है दोस्तों? ये दोस्तों जैन धर्म का। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो चालुक्यों या सोलंकियों ने करवाया था। ठीक है, दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर का निर्माण करवाए थे, ये चालुक्यों सोलंकियों ने करवाए थे। स्यायवाद सिद्धांत है दोस्तों जैन धर्म का सिद्धांत है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए यहाँ पे समझते हैं। देखिए, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है दोस्तों? 14 पूर्व। ठीक है, 14 पूर्व जो दोस्तों ये सब पूर्वकालिक है जो जैन ग्रंथ कहलाता है। जैन साहित्य को कहा जाता है दोस्तों आगम कहा जाता है। याद रखिएगा, जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचिता है दोस्तों भद्रबाहु। ये आपको ध्यान रखना है कि कल्पसूत्र के जो रचिता है वो कौन है दोस्तों? भद्रबाहु जो है वो कल्पसूत्र के रचिता है। अनेकांतवाद किसका क्रोड़ या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है दोस्तों? जैन मत का है। ठीक है, किसका है? जैन मत। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है दोस्तों? ये बाहुबली के लिए की जाती है। ठीक है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। याद रखिएगा, प्रथम जैन महासभा का जो आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो वल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है दोस्तों? प्राकृत भाषा में है दोस्तों, अर्धमागधी में है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था दोस्तों? देवदत्त। देवदत्त जो चाहता था कि बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है, केवल वासुदेव से संबंधित है। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। मखली गोसाल जो थे, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आजीवक संप्रदाय अक्सर एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था दोस्तों? तो हिंद यूनानी का योगदान बहुत अधिक था। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो सत्यवंतों ने प्रारंभ की थी वासुदेव कृष्ण की पूजा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।